मिरहा की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी थी और मिरहा की कॉलेज से काफ़ी छुट्टियां भी हो चुकी थी। इसलिए मिरहा अपनी बुक लेकर रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मिरहा को पढ़ाई का बहुत शौक था और अपनी मेहनत और लगन से हमेशा वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक ज़्यादातर अव्वल पोजीशन में ही आती थी। मिरहा को बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मिरहा कॉलेज की पढ़ाई के बाद मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी। मिरहा पूरे जोशो खरोश के साथ किताब खोलकर पढ़ाई में मगन थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे की पढ़ाई के बाद अब मिरहा का थकन और नींद से बुरा हाल हो चुका था। आज रुखसती में सारा दिन की भाग दौड़ में मिरहा बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब वो आराम से सोना चाहती थी। सुबह वैसे भी संडे था कि उसके फ़ोन पर रिंग हुई। मिरहा को अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि इस वक्त उसके नंबर पर किस बेआराम शख्स का फ़ोन आ सकता है। उफ अल्लाह जी, इस बंदे को रात को ही फ़ोन करना क्यों याद आता है? क्यों ये शख्स ना तो खुद आराम की नींद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। मीरा अपने फ़ोन के स्क्रीन पर एसीपी शामिर का नाम देखकर गुस्से से अपने मुंह पर चादर लेकर बड़बड़ा रही थी। फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसे रिसीव करने के बाद मिरहा ने 1 सेकंड से पहले भी फ़ोन ऑन करके अपने कान को लगा लिया। बीवी, तुम्हें मेरी बात कोई भी धमकी के बिना समझ क्यों नहीं आती? शामिर ने मिरहा को फ़ोन पर यह धमकी दी थी कि अगर उसने शामिर का फ़ोन नहीं उठाया तो वह उससे मिलने उसके घर आ जाएगा। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मिरहा के फ़ोन उठाने पर एसीपी ने मिरहा से सवाल किया। क्योंकि मैं सोने लगी थी, मुझे नींद आ रही है। मगर एसीपी की जान, जब से तुम एसीपी को मिलकर गई हो मुझे ना तो सुकून आ रहा है और ना नींद आ रही है आंखों में। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो आने दो, जब तक मुझे नींद नहीं आएगी मैं तो तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा। मगर सच में मुझे बहुत नींद आ रही है। मगर सच में मुझे नींद नहीं आ रही। शाहमीर ने मिरहा के अंदाज में उसकी नकल उतार दी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? मिरहा ने रोने वाली आवाज़ से कहा। क्योंकि मिरहा को सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाओ। नहीं, मैं वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। मिरहा तो शामिर की आज पहली मुलाकात को ये सोचकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा शामिर को वीडियो कॉल पर देखती। बीवी, क्या तुम्हें आदत है मेरी हर बात को रद्द करने की? जब मैंने कहा है कि वीडियो कॉल उठाओ तो मेरे ख्याल से तुम्हें आराम से मेरी बात माननी चाहिए। आखिर शौहर हो तुम्हारा, इतना तो पता होगा कि शौहर की बात को रद्द करना गुनाह है। माना कि तुम मुझसे 12 साल छोटी हो, मगर इतनी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें शौहर के रुतबे का पता ना हो। शामिर की उम्र 34 साल थी और मीरा के 22 साल। इस तरह दोनों का एज डिफरेंस 12 साल का था। अब अगर तुम चाहती हो कि मैंने मैसेज में जो धमकी दी है उसे सच साबित ना करूं तो मेरी वीडियो कॉल उठाओ। मिरहा ने मजबूरन मुंह को मरोड़ते हुए शामिर की वीडियो कॉल ऑन कर ली। अपना मुंह सीधा करो, शौहर से किस तरह से बात करता है? शामिर ने वीडियो कॉल पर मिरहा को मुंह के जावे बदलते हुए देखा था। अब वो मुस्कुराते हुए मिरहा को अपना मुंह सीधा करने के लिए बोल रहा था। वो इस वक्त अपने बेड पर सिर्फ वाइट कलर की बुनियान और ट्राउजर में मलबूस लेटा हुआ था। शाह को कैमरे में देखते ही मिरहा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे। कितने बेशर्म हैं आप, कोई इस तरह से कपड़े पहनकर वीडियो कॉल करता है? यार बीवी, तुम तो इस तरह शर्मा रही हो जैसे मैंने कुछ पहना ही ना हो। शामिर हंसता हुआ कहने लगा। अस्तगफुरुल्लाह, कितने बेशर्म हैं आप और कितनी गंदी बातें करते हैं। मिरहा शामिर के इस बेबाक मजाक पर शर्म से पानी पानी हो रही थी। हद है यार, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मेरी बीवी मुझे बार बार बेशर्म होने के लक़ब से नवाज रही है? वो मुस्कुराते हुए बोला। मिरहा की हालत देखकर शामिर को हंसी आ रही थी और वह सोच रहा था कि आज के दौर में भी ऐसी मासूम लड़कियां पाई जाती हैं। अगर आपको बात करनी है तो पहले आप शर्ट पहने, और अगर ना पहने तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। धमकी दे रही हो? नहीं, सच में मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। वो अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए एसीपी को धमकी दे रही थी और एसीपी उसकी धमकी सुनकर हंस रहा था। वो सोच रहा था कि मुजरिमों को धमका कर उनसे सच निकलवाने वाला एसीपी शाहमीर मलिक, जिसके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे, ये नाजुक से जान एसीपी को धमकी दे रही थी। इसकी धमकी सुनकर शामिर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। नहीं मेरी जान, फ़ोन बंद मत करना। अगर मेरी बीवी प्यार से कहे तो उसका शौहर बुर्का और हिजाब पहन लेगा, मगर शर्त यह है कि तुम मुझसे प्यार से कहो। मुझे नहीं पता कि प्यार से कैसे कहते हैं। वो अपनी आंखों पर अब हाथ रखे हुए थे। आंखों से हाथ हटाओ, मैंने शर्ट पहन ली है। मिरहा ने जैसे ही अपनी आंखों से हाथ हटाया, शाहमीर को उसी कपड़ों में देखकर फिर से अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। शाहमीर कहका लगाकर हंसे हुए जा रहा था और मिरहा का शर्म से बुरा हाल था। मिरहा ने गुस्से से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मेरी मासूम बेबी, कितनी शर्माती हुई यार। शाहमीर ठहरा एक पुलिस वाला जिनमें शर्मो हया के जरासीम बहुत कम पाए जाते हैं। शाहमीर ने दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। एसीपी की जान, तुमने ये फ़ोन बंद करके अच्छा नहीं किया। मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत सारी अपने दिल की बातें करनी थी। फ़ोन बंद करने की सज़ा तो एसीपी तुम्हें ज़रूर देगा। अच्छा खासा मुजरिमों के साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा था।
तुम्हें पहली झलक देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया और अब तो तुम्हारी मोहब्बत में मेरी नींदें भी उड़ गई हैं। शामिर ठंडी आहें भरता हुआ लेटा मिर्हा के बारे में सोच रहा था। अल्लाह जी, क्या मेरे लिए सिर्फ ये बेशरम शौहर ही बचा था? मिर्हा अपने बेड पर लेटी हुई फ़ोन को बंद करके साइड टेबल पर रखकर छत की तरफ देखते हुए अल्लाह से बातें कर रही थी। रुमान शाह गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुली तो उसके दिमाग में मीरब का ख्याल आया। तो वो आंखें मलता हुआ उठकर बेड पर बैठ गया। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2:45 बज रहे थे। बाहर से अभी तक बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज़ें आ रही थी। रुमान शाह बेड से उठकर अपनी चप्पल पहनता हुआ बालकनी का दरवाज़ा खोलकर मीरब को देखने आया था। रुमान शाह का वेलकम ठंडी हवाओं ने किया था और ऊपर से बारिश की बूंदें जो हवा की वजह से रुमान शाह के मुंह पर पड़ी तो रुमान शाह के पूरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। वो ठंड से सी करता हुआ मीरब के पास आकर खड़ा हुआ था। मीरब दीवार के साथ लेटी हुई थी। उठकर रूम के अंदर आ जाओ। रुमान शाह ने अपनी अकड़ और एटीट्यूड वाली आवाज़ में मीरब को रूम के अंदर आने को कहा। क्या बात है, ठंड की वजह से कुव्वत समात ख़त्म हो गई है तुम्हारी? मैंने कहा उठकर अंदर आ जाओ। कोई यूं गधों की तरह इतनी ठंड में इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है? मीरब की तरफ से अब भी कोई जवाब न आया था। अब रुमान शाह को थोड़ी परेशानी हुई। वो नीचे एड़ियों के बल बैठ गया और मीरब को अपने हाथों से हिलाया, मगर मीरब का जिस्म बिल्कुल बेजान हुआ पड़ा था। रुमान शाह के चेहरे पर परेशानी के तासुरात दिखाई देने लगे। वो जल्दी से मीरब को हाथों से उठाता हुआ अपने रूम में ले आया। मीरब के पूरे कपड़े बारिश के पानी की वजह से भीग चुके थे। रुमान शाह ने उसे अपनी बाहों में उठाया तो उसके दोनों बाजू नीचे लटक रहे थे। वो इस वक्त बिल्कुल बेजान सी थी। रुमान शाह ने उसे लाकर बेड पर लेटा दिया। वो जिस गर्म बिस्तर से अभी अभी निकल कर बाहर गया था उसी कंबल के अंदर उसने मीरब को अच्छी तरह से कवर कर दिया। वो मीरब को होश में लाने के लिए क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मीरब की हालत देखकर काफ़ी बुकलाया हुआ था। अपनी कमर पर हाथ रखे वो रूम में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से उसको होश में लेकर आए, क्योंकि मीरब की हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी। उसका पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था और होंठों का रंग तो हद से ज़्यादा नीला था। हाय डॉक्टर शाहज़ेब, कैसे हैं आप? डॉक्टर शाहज़ेब ने सर उठाकर आवाज़ की जानिब देखा। डॉक्टर शाहज़ेब जो सुबह का पहला राउंड अपने वार्ड में लगाने के लिए अपनी टीम के हमरा आया हुआ था, वो इस वक्त एक मरीज़ को चेक कर रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब हार्ट स्पेशलिस्ट था। हाय डॉक्टर उमा, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, वेरी गुड, थैंक यू सर। ज्वाइन कर लिया आपने? जी सर। तो वेलकम टू माय टीम। थैंक यू सो मच सर। आपके साथ आपकी टीम में काम करना मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा। डॉक्टर हुमा का ट्रांसफ़र सिविल हॉस्पिटल कराची से होकर जिन्ना हॉस्पिटल कराची में हुआ था और वो डॉक्टर शाहज़ेब की जूनियर थी। डॉक्टर हुमा ने डॉक्टर शाहज़ेब के अंडर रहकर काम करना था। डॉक्टर शाहज़ेब की ट्रेनिंग याफ्ता डॉक्टर्स बहुत कामयाब होते थे, इसलिए डॉक्टर हुमा की ये ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर शाहज़ेब के ज़ेर साया रहकर अपनी ट्रेनिंग हासिल करें। इसलिए वो बहुत महीनों से ये जद्दोजहद कर रही थी और कि इससे मौका मिल सके। डॉक्टर शाहज़ेब की टीम का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर हुमा ने काफ़ी सिफारिशें भी करवाई थी। डॉक्टर शाहज़ेब एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन सर्जन थे, इसलिए डॉक्टर हुमा खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि इसे ये मौका हासिल हुआ कि वो डॉक्टर शाहज़ेब से ट्रेनिंग हासिल कर सकें। हज़ारों लोग ये ख्वाहिश रखते थे कि वो डॉक्टर शाहज़ेब के साथ काम कर सकें और ट्रेनिंग हासिल कर सकें, मगर ये मौका सबको मैसर नहीं होता था। चंद एक गिने चुने लोग ही डॉक्टर शाहज़ेब की टीम में शामिल होकर ट्रेनिंग हासिल कर पाते थे। आइए डॉक्टर हुमा, आप हमारी वार्ड के मरीजों से मुलाकात कीजिए और इनसे इनके मसाइल के बारे में पूछें। इनसे पूछें कि दिल की बीमारी में मुब्तला होकर इन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और ये हमारे हॉस्पिटल के इलाज से कितने % मुतमईन है। आज आपका यही लेसन होगा। डॉक्टर शाहज़ेब ने डॉक्टर हुमा को वार्ड के सब मरीजों से मुलाकात करके उनसे उनके प्रॉब्लम्स पूछने के लिए कहा था। डॉक्टर शाहज़ेब इस वक्त जीन्स की पैंट के ऊपर लाइट ब्राउन कलर की टी शर्ट पहने हुए खड़ा था और डॉक्टर वाला वाइट कलर का कोट पहनकर बहुत हैंडसम लग रहा था और गले में स्टेथोस्कोप डाले हुए वो और भी डैशिंग लग रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब का शुमार बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत डॉक्टर्स में किया जाता था। डॉक्टर शाहज़ेब अपने काम का पैशन समझ कर करता था, इसलिए वो अपने फील्ड में बहुत कामयाब था। इसका नाम बहुत ही नामवर डॉक्टर्स में शुमार किया जाता था। डॉक्टर शाहज़ेब का आज सारा दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरा था। आज उसकी हॉस्पिटल में डबल ड्यूटी थी, इसलिए पूरा दिन मरीजों के साथ बहुत मसरूफ़ रहा और आज इसकी ओपीडी में भी ड्यूटी थी, तो सांस लेने तक का भी इसे टाइम नहीं मिल रहा था। रात के 3 बज रहे थे। डॉक्टर शाहज़ेब को काफ़ी नींद और थकन महसूस हो रही थी, तो उसने अपने लिए कैंटीन से कॉफ़ी ऑर्डर की। इस वक्त डॉक्टर हुमा पास से गुजरी जा रही थी। आज उनका हॉस्पिटल में पहला दिन था और पहली नाइट ड्यूटी, इसलिए वो भी काफ़ी थकन महसूस कर रही थी। तो पास से गुजरते हुए उन्होंने डॉक्टर शाहज़ेब से कहा कि डॉक्टर शाहज़ेब, प्लीज़ मेरे लिए भी एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दीजिए, इफ़ यू डोंट माइंड। नो नो, इट्स ओके, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ। आप फ्री होकर मेरे ऑफिस में आ जाएं, मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। डॉक्टर शाहज़ेब और डॉक्टर हुमा
ऑफिस में बैठे हुए रात के 3 बजे कॉफ़ी पी रहे थे और साथ में अपने काम के हवाले से कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर शाहजेब के फ़ोन रिंग होने लगा। डॉक्टर शाहजेब ने हाथ बढ़ाकर अपने सामने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र डाली तो सामने रुमान शाह का नंबर स्क्रीन पर देखकर डॉक्टर शाहजेब परेशान हो गया था। रात के 3 बज रहे थे। उस वक्त रुमान शाह का फ़ोन आने का मतलब था कि उसके घर में कुछ इमरजेंसी है और शाहजेब का शक उसकी माँ पर गया था कि शायद उसकी अम्मी की तबीयत ठीक ना हो, इसलिए रुमान शाह रात के 3 बजे उसे फ़ोन कर रहा है, क्योंकि अक्सर रुमान शाह की माँ की तबीयत ख़राब रहती थी और जब कभी भी रात को कोई मसला होता तो रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब को बुलाया लिया करता था, क्योंकि बीपी वगैरह चेक करके वो मेडिसिन रिकमेंड कर दिया करता था। शाहजेब अक्सर हंसा करता था कि रुमान यार, तूने तो मुझे अपना फैमिली डॉक्टर ही बना लिया है। डॉक्टर शाहजेब, एवरीथिंग ओके ना? डॉक्टर शाहजेब के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर डॉक्टर हुमा ने सवाल किया। जी जी, बस एक दोस्त का फ़ोन आ रहा है, तो बस इसलिए परेशान हो गया कि कोई इमरजेंसी तो नहीं। ठीक है डॉक्टर, आप आराम से बात करें, मैं वार्ड में जा रही हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर हुमा, प्लीज़ आप बैठे, बाहर जाकर मैं बात कर लेता हूँ। आप आराम से कॉफ़ी पिएं। आर यू श्योर? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर हुमा को ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पीने का कहकर रुमान शाह का फ़ोन कान से लगाए हुए ऑफिस से बाहर निकल गए। अस्सलाम वालेकुम रुमान, खैरियत तो है ना इस वक्त? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम अपने ब्रेक पे लगाओ तब मैं बताऊँ ना कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर शाहजेब को फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने रुमान के फ़ोन उठाते ही रुमान से सवाल करने शुरू कर दिए। और रुमान शाह जिस वक्त बहुत परेशानी और कड़ी सिचुएशन में फंसा हुआ था, इसलिए वो डॉक्टर शाहजेब के सवालों पर भड़क उठा था। वैसे भी रुमान शाह के दोनों दोस्त रुमान शाह के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनको पता था कि रुमान शाह गुस्से का बहुत तेज़ है और गुस्सा तो हर वक्त उस बंदे के नाक पर रहता था, इसलिए रुमान शाह के गुस्से पर डॉक्टर शाहजेब ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। जी जनाब बताएं, मैंने अपनी ब्रेक लगा ली है, आप बताएं क्या मसला है? डॉक्टर शाहजेब ने बड़े ही मुतमना अंदाज से कहा। अगर किसी को भीगने की वजह से ठंड लग जाए और वह बेहोश हो जाए तो उसे होश में कैसे लाते हैं? कौन बेहोश हो गया और कैसे बेहोश हो गया और किसे होश में लाना है तुमने, पहले मुझे ये बताओ। तुम्हें इससे मतलब? यार हद हो गई डॉक्टर, मरीज़ के बारे में पूछना भी गुनाह कबीरा है। तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ इतना बनाओ कि मरीज़ को होश में कैसे लाया जाता है। या ये तो मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहले तो तुम मुझे मरीज़ की कंडीशन बताओ और बताओ कि उसे ठंड कैसे लगी। वो बारिश में भीग गई है। असल में रुमान शाह को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी कि वो डॉक्टर शाहजेब से खुलकर मीरब के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। रुमान शाह प्लीज़ तुम रिलैक्स होकर मुझे बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी को मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर शाहजेब रुमान की हिचकिचाहट को महसूस करते हुए बोला। रुमान ने एक लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की थी। शाहजेब, तुम्हारी भाभी बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई थी, इसकी वजह से उसको ठंड लग गई है और वह बेहोश है। अब तुम मुझे बताओ कि उसे होश में कैसे लाऊं। यार पहली रात ही भाभी को ठंड लग पाती और वो बेचारी बेहोश हो गई। डॉक्टर शाहजेब ने मजाक वाले अंदाज से कहा। शाहजेब, कोई भी नागुज़ेर मजाक मत करना, रुमान शाह ने सख्त अंदाज में कहा था। रुमान यार तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, मेरे को ऐसा इरादा नहीं था। अब बताओ कि भाभी को हुआ क्या है? शाहजेब, वो बारिश में बहुत देर तक भीगती रही, इस वक्त वो बेहोश पड़ी है और उसका रंग नीला पड़ चुका है। रुमान शाह ने ठहर ठहर कर जुमले अदा किए। रुमान शाह बहुत ही अलग मिजाज का इंसान था। उसे अपने घर की औरतों की बातें अपने दोस्तों से करना पसंद नहीं था, मगर इस वक्त मजबूरी के तहत सिवाय डॉक्टर शहजेब के बात करने के पास उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। और रुमान, अगर रंग नीला पड़ गया है तो इसका मतलब है कि भाभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर शहजेब मीरब की कंडीशन को समझते हुए घबरा गया था। यार वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तुम मुझे ये बताओ कि अब मुझे करना क्या चाहिए। रुमान शाह ने डॉक्टर शहजेब के घबराए हुए लहजे को सुनकर खुद और भी ज़्यादा घबरा गया। भाभी के कपड़े फ़ौरन चेंज करवा दिए थे ना? नहीं, कपड़े तो अभी तक चेंज नहीं किए। क्या? क्या मैंने फारसी में बोला है जो तुम्हें समझ नहीं आया? डॉक्टर शहजेब के चौंक कर क्या कहने पर रुमान शाह को गुस्सा आ गया था। यार सबसे पहले भाभी के गीले कपड़े चेंज कर, उसके बाद मैं कुछ और बताऊंगा। रुमान शाह ने फ़ोन बंद कर दिया और मीरब के ब्रीफकेस को खोला जो आज रुखसती के वक्त उसकी माँ ने मीरब के कपड़ों से भरकर भिजवाया था। उसमें से एक कैजुअल से सूट निकालकर सूटकेस को दोबारा बंद कर दिया। सूट को लेकर जल्दी से मीरब के पास आया, मगर फिर रुमान शाह के मीरब की तरफ बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए थे। मैं इसको कपड़े कैसे पहना सकता हूँ? रुमान शाह के जहन में ये बात आई थी। एक काम करता हूँ, अम्मी जान को बुला कर ले आता हूँ, वो इसको कपड़े चेंज करवा देंगे। नहीं नहीं, अगर अम्मी जान आ गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगे और जो टेंशन लेकर वो खुद बीमार हो जाएंगी वो अलग। रुमान शाह ने इस बात को भी रद्द कर दिया था। एक काम करता हूँ, मीरा को बुला कर ले आता हूँ, इसे कहता हूँ उसको चेंज करवा दे। मगर वो रूम के गेट के पास ही जाकर रुक गया था। नहीं रुमान शाह, तुम कैसे अपनी छोटी बहन को अपने रूम में इस तरह से बुला सकते हो, वो भी इस वक्त जब मीरा भी इस हालत में है? वो क्या सोचेगी अपने भाई के बारे में? रुमान शाह शर्म के मारे अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या मुसीबत गले पड़ गई है? क्या ज़रूरत थी मुझे इसको रूम से बाहर निकालने की? वो गुस्से से अकेला ही बोले जा रहा था।
एक काम करता हूँ, घर की किसी मेड को बुला लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। रोमान शाह ने डन करते हुए रूम का दरवाज़ा खोला और मेड को बुलाने के लिए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चलने लगा था। इसके दिमाग में एक नई बात ने जन्म लिया। अब वो ये सोच रहा था कि वो आधी रात को घर की मेड को बुला कर लाएगा तो वो मीरब के कपड़े तो चेंज कर देगी, लेकिन वो मीरब को पहले दिन ही दुल्हन बने हुए इस हालत में देखेगी तो घर में तरह तरह की बातें होंगी नौकरों के दरमियान। ये सोचकर रोमान शाह ने अपने कदम वापस अपने कमरे की तरफ लिए थे और रूम का दरवाज़ा बंद करता हुआ वापस मीरब के पास आकर खड़ा हो गया। लड़की, तुम पहले दिन ही मेरे लिए अज़ाब बन गई हो। मुझे तो ऐसा लगता था मैंने तुम्हें क्या टॉर्चर करना है। तुम अपना दिल में ये अहद लेकर आई हो कि तुम मुझे टॉर्चर करोगी। रुमान शाह मीरब को गुस्से से देखकर बोल रहा था। अब रुमान शाह के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय मीरब को खुद चेंज करवाने के। और मीरब की हालत इस कदर ख़राब थी कि रुमान शाह और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। इसे मीरब के कपड़े चेंज करवा कर डॉक्टर शाहजेब से अगला स्टेप भी पूछना था। इसलिए खुद को बड़ी मुश्किल से मुतमईन करता हुआ लाइट ऑफ करके बेड पर बेहोश पड़ी हुई मीरब के पास आया और उसने अपने हाथों से मीरब के लहंगे के ऊपर बनी हुई चोली की जिप को आहिस्ता से खोल दिया। अब वो उसके कंधों से शर्ट को सरकाकर आहिस्ता से शर्ट उतार रहा था। शर्ट को उतार कर मीरब को नई शर्ट पहना दी और इसी तरह उसके बाकी के कपड़े भी चेंज करवा दिए थे। गीले कपड़े बाहर बालकनी में रख दिए अपनी माँ के डर से कि कहीं वो गीले कपड़े देखकर सवाल न करे। मीरब के कपड़े चेंज करवाकर अब रोमान शाह कमरे की लाइट ऑन कर चुका था। फिर उसने डॉक्टर शाहजेब को फ़ोन मिलाया। हाँ बोलो शाहजेब, कपड़े चेंज हो गए, अब आगे क्या करना है? उसके हाथों और पैरों को अपनी हथेलियों से रगड़ो। फ़ोन कॉल चलता रहने दो, डॉक्टर शाहजेब ने कहा था। रोमान शाह काफ़ी देर तक मीरब के हाथों और पाँव को हथेलियों से रगड़ता रहा, मगर मीरब के जिस्म में जान बिल्कुल भी नहीं आई। वो बर्फ़ की तरह ठंडी थी। रोमान शाह अब मीरब की हालत को देखकर काफ़ी परेशान हो गया। डॉक्टर, मीरब को होश नहीं आ रहा, वो तो हिल भी नहीं रही, कोई ढंग का आइडिया है तो बताओ। यार रोमान, हद करते हो, ये एक सीरियस मसला है, मैं तुम्हें इस तरह से कैसे कोई भी आइडिया दे दूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो लेडी डॉक्टर को लेकर मेरे घर पहुंचो। मान शाह डॉक्टर शाहजेब पर चीखा था। इस वक्त मैं लेडी डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर कैसे आऊँ? तुम किसी तरह से भाभी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। वैसे भी यार आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को लेकर हॉस्पिटल नहीं आ सकता, अम्मी जान को पता चल जाएगा। वो बहुत नाराज़ होंगी और बहुत ज़्यादा परेशान भी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं अम्मी की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो जब मैं लेडी डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा तब आंटी को पता नहीं चलेगा? नहीं, मैं पिछली साइड वाला गेट खोल दूंगा। तुम चुपचाप लेडी डॉक्टर को लेकर वहाँ आ जाना। रुमान शाह के पास हर बात का हल मौजूद होता था। यार मैं इस वक्त हॉस्पिटल से कैसे निकल सकता हूँ, मेरी ड्यूटी है। शाहजेब, तुम मुझे इनकार कर रहे हो? नहीं यार, मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ, तुम इस वक्त मेरी परेशानी को हल करो, अपनी परेशानियाँ बाद में रो लेना। ठीक है, फ़ोन बंद करो, मैं करता हूँ कुछ। डॉक्टर शाहजेब ने रो देने वाली आवाज़ से फ़ोन बंद किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर हुमा को लेकर रुमान शाह के घर पहुंच गया था। डॉक्टर शाहजेब बेचारा हॉस्पिटल में ये झूठ बोलकर आया था कि उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है और बतौर लेडी डॉक्टर को वो डॉक्टर हुमा को साथ लेकर आया था। रुमान शाह ने डॉक्टर शाहजेब को फ़ोन आते ही बैक साइड वाला घर का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर डॉक्टर उमा और डॉक्टर शाहजेब को अपने साथ घर के अंदर ले आया था। डॉक्टर शाहजेब और रुमान शाह दोनों कमरे के बाहर खड़े हो गए थे। डॉक्टर हुमा अकेले ही रूम के अंदर गईं और कुछ देर बाद वो रूम से बहुत घबराए हुए बाहर आई। डॉक्टर शाहजेब, इनके वाइफ की हालत बहुत ख़राब है। ये तुम डॉक्टर लगन ने क्या रट के रखा हुआ होता है कि जब भी किसी मरीज़ को देखो तो ये कहना शुरू कर दो कि मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है? रुमान शाह गुस्से से डॉक्टर हुमा को देखते हुए बोला, जिस पर डॉक्टर शाहजेब ने आंख के इशारे से रुमान शाह को चुप रहने को कहा। डॉक्टर शाहजेब बेचारा एक तो इतनी मुश्किल से लेडी डॉक्टर का रात को इस वक्त इंतज़ार करके लेके आया, ऊपर से रुमान शाह के ऐसे तेवर थे कि वो आई हुई डॉक्टर को भी भगाने वाला था। डॉक्टर शाहजेब, इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे और उनको ट्रीटमेंट दिलवाएं, और दूसरा ऑप्शन डॉक्टर शाहजेब, आप खुद समझदार हैं, इनको समझा दीजिए कि इनकी वाइफ के ठीक होने के चांस सिर्फ इन दो सूरतों में हैं। डॉक्टर हुमा कोर्टवर्ड में डॉक्टर शाहजेब को कुछ बोलते हुए चुप कर गए थे। पहला ऑप्शन बकवास है क्योंकि मैं अपने वाइफ को हॉस्पिटल लेकर नहीं आ सकता। तुम लोग मुझे सेकंड ऑप्शन बताओ। रुमान शाह सेकंड ऑप्शन को सुने और समझे बगैर ही सेकंड ऑप्शन पर आमादा हो गया। डॉक्टर शाहजेब ने ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए रुमान शाह की अक्ल को सल्यूट किया, क्योंकि वो अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था कि दूसरे ऑप्शन वाली बात इसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी, इसलिए दूसरे ऑप्शन को इतनी जल्दी मान गया। डॉक्टर शाहजेब रुमान शाह को डॉक्टर हुमा से थोड़ी दूर ले जाकर दूसरे ऑप्शन के बारे में बता रहा था। वो ये कह रहा था कि रुमान शाह अपनी बॉडी की हेड देकर अपने वाइफ को ठीक कर सकता है। उसके अलावा उसके पास कोई और चांस नहीं है, क्योंकि अब उसकी जान को भी खतरा है। इसलिए वक्त ज़्यादा नहीं है रुमान शाह के पास। रुमान शाह सारी बात सुनकर शाहजेब से बोला, मैं ये नहीं कर सकता। शर्म करो, किस तरह की घटिया बातें करते हो तुम डॉक्टर साहब। तो रुमान शाह, हम लोग के अलादीन के चिराग से निकले हुए हैं, जिनके इलाज किए बगैर ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तुम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें जाने दो, क्योंकि तुम भाभी को आंटी के डर से हॉस्पिटल लेकर नहीं जाओगे, और डॉक्टर हुमा ने मुझे बताया है कि भाभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इसलिए अब अपनी अकड़
को एक साइड पर रखकर जाकर इंसानियत के नाते ही अपनी बीवी की जान बचाओ। वो बीवी है तुम्हारे निकाह में है, कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए चुपचाप जाओ और जो बोला है वो जाकर करो। डॉक्टर शाहजेब ने कुछ सीक्रेट्स तरीके से उसके कान में कुछ कहा था। उसके बाद डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहजेब वापस हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। रुमान शाह रूम में आया तो मीरब अभी भी इसी हालत में बेड पर बेजान पड़ी हुई थी। रुमान शाह अपने कदम उठाता हुआ बेड के पास आया और अपनी चप्पल उतारकर वो आहिस्ता से मीरब के पास बैठ गया। बेड कवर का एक कोना उठाकर वो अपने नजरें सामने दीवार पर रखे हुए नीरव के साथ लेट गया। जो वो करने जा रहा था उसके लिए करना बहुत मुश्किल था। जिस लड़की को होश में दुत्कारता रहा, बेहोशी में उसका इस तरह से फ़ायदा उठाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसकी जान बचाने के लिए उसे ये करना बहुत ज़रूरी था। वो अपना हाथ मीरब के कमरे में डालकर उसे अपने सीने से लगाकर लेट गया, मगर मीरब को हिट देखकर ठीक करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। अब उसने अपना मुंह मीरब के मुंह के साथ आहिस्ता से टच करना शुरू कर दिया था। अपने हाथ को उसकी शर्ट के अंदर रखकर उसे अपने हाथ की हरारत देना शुरू कर दी, मगर मीरब अब भी इसी हालत में पड़ी हुई थी। कुछ देर रुमान शाह के साथ इसी पोजीशन में लेटा रहा, मगर जब मीरब की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया तो उसने अपने लबों को मीरब के लबों पर रखते हुए अपनी हरारत को उसके अंदर भरना शुरू कर दिया। उसके अनाबी लबों की तपिश को वो मीरब के अंग अंग में भर रहा था। उस लम्सों में इतनी हरारत थी कि मीरब के बेजान जिस्म में रुमान शाह की हरारत पड़ने से आहिस्ता आहिस्ता जान आने लगी। वो मीरब के जिस्म पर अपने लबों की हरारत छोड़ता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मीरब का जिस्म गर्म होना शुरू हो गया था। उसका रंग भी नीले से गुलाबी होना शुरू हो गया। मीरब बेहोशी में भी रुमान शाह की कुर्बत में सस्कियां भरने लगी। वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, मगर रुमान शाह के सुलगते हुए लबों के लम्स में मीरब को नीम बेहोशी में भी सिसकने पर मजबूर कर दिया था। वो उसके गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए लबों की हरारत उसमें भरे जा रहा था। मीरब के हाथ भी नीम बेहोशी में भी रुमान शाह के लबों पर आकर उसे गुस्ताखी करने से रोक रहे थे। रुमान शाह जो सिर्फ मीरब को होश में लाना चाहता था और उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था, वो मीरब को होश में आता देखकर उसके साथ कमर में हाथ डालकर लेट गया, क्योंकि रुमान शाह महसूस करने लगा था कि मीरब के जिस्म में अब काफ़ी हरारत आ गई है, मगर वो अब भी पूरी तरह से होश में नहीं थे। इसलिए रुमान शाह उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मीरब के जिस्म में हरारत कैसे नहीं आती? मीरब बेचारे को तो पता ही नहीं था कि वो आग के पास लेटी हुई है, जिस आग से वो मीरब को झुलसा देने की धमकियां दे रहा था। आज उसी आग ने मीरब की जान बचाई थी। मीरब सुबह काफ़ी देर तक सोती रही थी, मगर रुमान शाह उसके पास से उठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा था। अगर मीरब ठीक होती तो रुमान शाह आज ऑफिस चला जाता, मगर मीरब को इस तरह छोड़कर जाना मतलब अपनी माँ से डांट खाना था। रुमान शाह नहीं चाहता था कि रात की कोई भी बात उसकी माँ तक पहुंचे, इसलिए वो मीरब के उठने का इंतजार करने लगा। आज उसने ऑफिस से छुट्टी की। रुमान शाह तो अपनी माँ के डर से रूम से बाहर ना आया था और ना उसने अपने रूम की कोई बात बाहर जाने दी थी, मगर रुमान शाह की माँ यह सोच कर खुश हो रही थी कि उसका बेटा और बहू सुकून की नींद सो रहे हैं। रुमान शाह की माँ को लगता था कि उन दोनों की रात बहुत खूबसूरत गुजरी होगी। वो तो जब से उठी थी अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि उसके बेटे ने उसकी बहू को एक्सेप्ट कर लिया। अब उस सादा मिजाज औरत को क्या पता कि रात में रुमान शाह ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे, जिसकी वजह से अब वो अपनी माँ से डरा हुआ रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। 11:30 बजे जाकर मीरा बीबी होश में आई और अपने थके हुए जिस्म से अंगड़ाइयाँ लेते हुए आंखों को मलकर बेड पर उठकर बैठ गई, मगर अपने कपड़ों पर नजर पड़ते ही वो हड़बड़ा कर बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। क्या तुम्हें सुबह सुबह उठते ही दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं? रुमान शाह ने मीरब को यूं हड़बड़ा कर देखते हुए कहा। अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर कहा था, शाहमीर मेरे कपड़े किसने बदले और मैं अंदर कैसे आई? कपड़े बदलने और अंदर आने के दौरान में बहुत कुछ हुआ है। दिमाग पर जोर देना सब याद आ जाएगा। मतलब क्या हुआ है मेरे साथ जो मुझे याद नहीं आ रहा? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो सुबह सुबह तुम्हारे सवालों के जवाब देना शुरू कर दूँ। मीरब को सच में कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि रुमान शाह ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था, तो वो बारिश में भीगकर ठंड से कांप रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा था।